हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं। एक विशिष्ट अवधि तक, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरण प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट या असामान्य या अप्रतिक्रियात्मक। प्रतिक्रिया हो रही है तो अप्रतिक्रियात्मक होगा नहीं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ सीखते हैं, तो वो बहुत सरलता के साथ सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जब बालक सीख रहा है तो इस अवधि को क्या कहेंगे, किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? संवेदनशील। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संवेदनशील में जो संवेदनशील के प्रमुख गुण हैं वो क्या हो जाएंगे? ग्रहण शक्ति। यहाँ पर यदि ग्रहण शक्ति लिखा होता तो किस में आता? संवेदनशील में आ जाता। भावुकता, ये भी किस में आएगा? संवेदनशील में आएगा। दूसरों से शीघ्र प्रभावित होना या दूसरों से शीघ्र सीखना किस में आएगा? संवेदनशील में आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा बालक दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? यहाँ पर कहा गया है कि एक जुड़वा बालक दूसरे की तुलना में चलना अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है, अधिक तेजी से सीख रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा कि व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। आप सभी को पता है जो विकास होता है कैसा होता है? मस्तकोद्यमुखी विकास होता है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा कि अलग अलग व्यक्तियों में जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं, जिसमें आप सभी को पता है वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण या पर्यावरण, आप सभी को ये पता है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? बुद्धि भी है, बुद्धि, स्वास्थ्य, तीसरा क्या है? परिपक्वता, तीसरा परिपक्वता है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। परिपक्वता है और लिंग भेद भी है, लिंग भेद। नेक्स्ट है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? विकास किस पर निर्भर है? आनुवांशिक प्रवृत्तियां, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, भौतिक वातावरण। तो यहाँ पर आपका आंसर तीनों सही हो जाएगा। अभी आपको बताया है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वंशानुक्रम हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथा भी हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर डी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। ठीक है, 3 गुण कौन से हैं? पहला आपका क्रमबद्धता है, दूसरा यहाँ पर पूर्ण व अंश संप्रत्यय है, पूर्ण व अंश संप्रत्यय है। लिखा हो तो आपका आंसर यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सही हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा? संरक्षण। इसके बाद में यहाँ पर संरक्षण हो जाएगा। संरक्षण भी किस में आएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विचारों की विलोमीयता। तो ये 3 पॉइंट आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरे के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? एक मनीष लड़का है जो दुनिया और दूसरे के अनुभव को सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन जब वह दूसरों के दृष्टिकोण को समझता है तो वह उसमें असफल हो जाता है। तो यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? 5th का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आत्मकेंद्रियता। आत्मकेंद्रियता का मतलब है अपने दृष्टिकोण से वो देखता है।
यहाँ पर आत्म केंद्रीयता का सार्थक अर्थ क्या होगा? केवल अपने दृष्टिकोण से देखना, बिना किसी की परवाह किए। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। यहाँ पर कहा गया है कि कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए आप नियम व कानून का पालन करेंगे, जो कि पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, जिससे सामाजिक प्रणाली क्या हो, सुगम बनी रहती है। ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, कुछ नेगेटिव टैग वर्ड है, इन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तभी हम कानून व नियम का पालन करेंगे, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? कभी भी बच्चे को अनदेखा नहीं करना है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और कभी भी बच्चे को संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ना है। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। यदि आपसे बच्चे ने कुछ पूछा है, आपने उसका डायरेक्ट जवाब दे दिया, उसको समझाया नहीं, उसको कुछ बताया नहीं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना, कभी भी आप बालक को दंडित नहीं करेंगे। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए। संकेत और इशारे देना लेव वाइगोत्स्की के किस सिद्धांत से संबंधित है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? किस ओर केंद्रित होना चाहिए ये बताना है। सबसे पहले तो यहाँ पर कंठस्थीकरण, ये गलत हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपस में जो फ्रेंड्स हैं, आपस में कंपटीशन की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने के लिए, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। केंद्रित की बात की गई है, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर, यहाँ पर डी आंसर सही है। नेक्स्ट है हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए हावर्ड गार्डनर ने 8 बुद्धि का प्रयोग किया है। 8 बुद्धि कौन कौन सी है अभी आप लोग देखिएगा। पहला यहाँ पर भाषाई बुद्धि हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि है, संगीत बुद्धि है, इमोशनल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपका बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो भावनात्मक बुद्धि है ये नहीं है। बुद्धि 8 प्रकार की कौन कौन सी हैं? अंतर वैयक्तिक बुद्धि है, यहाँ पर वैयक्तिक लिख लीजिएगा। दूसरा है भाषाई बुद्धि। तीसरा है देशीय बुद्धि। देशीय बुद्धि को और क्या कहते हैं? स्थानिक बुद्धि भी कहते हैं। गणितीय बुद्धि है, संगीतात्मक बुद्धि है, शारीरिक बुद्धि है, प्रकृतिवादी बुद्धि है और अंतर व्यक्तिक बुद्धि है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपको बताया गया है कि पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, असतत मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। असतत का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि आप लगातार मूल्यांकन करेंगे, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन भी यहाँ पर गलत होगा। आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? अधिगम के लिए आकलन। यहाँ पर कहा गया है कि बोध, समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब आप आकलन करते हैं तो अधिगम के लिए आकलन हो जाएगा। अधिगम का आकलन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए, कक्षा में आपको अर्थपूर्ण अधिगम प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? ये कथन यहाँ पर दिए हैं, 4 कथन हैं और यहाँ पर आपको सही बताना है कि 4 में से कितने सही हैं।
विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वह अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाए। बिल्कुल सही है, अभिप्रेरित करना चाहिए, यहाँ पर ए पॉइंट सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत, नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। मान लीजिए कोई बालक कमजोर है, कोई बालक पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो आप उसे अलग कर देंगे। जो पढ़ने में तेज बालक है उन्हें अलग कर देंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वह बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण मानक विधि को अपनाना चाहिए। यहाँ पर उपेक्षा की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि मानक विधि को अपनाना चाहिए। यहाँ पर आंसर आपका ए व सी सही होगा। ठीक है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ए व सी सही है। नेक्स्ट है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पर बताना है क्या प्रभावशाली नहीं है। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौती लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा। क्रियाकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका डी आंसर यहाँ पर सही है, कभी भी बच्चे को ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं कहना है। नेक्स्ट है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश है। तो यहाँ पर बताना है जो शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था है, इसका संबंध क्या होता है। आपसी संबंध होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि का कोई आपसी संबंध नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कि भूमिका नगण्य, मतलब यहाँ पे जीरो के बराबर की बात की गई है, नगण्य होती है, ना होती है, तो आपका ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि का कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि अभी आप लोगों को बताया है कि अधिगम में मतलब सीखने में आपके स्वास्थ्य का और आपके संवेग का, दोनों का प्रभाव पड़ता है, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए किस वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय, तो यहाँ पर भयावह तो होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर बच्चे को डराना नहीं है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धी सुसाध्य, देखिए सहयोगी भावना होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का क्या हो जाएगा आंसर सी, सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक। प्रतिस्पर्धी के बजाय कैसा होना चाहिए, सहयोगिक होना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है प्रतिस्पर्धिक। प्रतिस्पर्धिक मतलब एक दूसरे के बीच में प्रतिस्पर्धा, शिक्षक और छात्र की यहाँ पर बात की गई है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। शिक्षक और छात्र के बीच में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। अधिगम के लिए आपको अभिप्रेरित करना है, तो इसके लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी। वे कार्य देना जो बहुत सरल हो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना, कंपटीशन की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कभी भी कार्य को पूर्ण करने पर बल नहीं देना है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, अधिगम सरल यहाँ पर है नहीं, सीखना सरल नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा। जो अधिगम होती है एक जटिल प्रक्रिया होती है और सक्रिय होती है। यहाँ पर बालक क्या होता है, एक्टिव होता है, तो सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सक्रिय किस लिए है, जब आप सीखेंगे, जब आप एक्टिव होंगे तभी आप सीख पाएंगे, निष्क्रिय रूप से आप सीख नहीं पाएंगे, इसे ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक भाषण विविधता को डैश चाहिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है अनदेखा करना, आपको कभी भी अनदेखा नहीं करना है, कभी भी टालना नहीं है और कभी भी उसकी अपेक्षित नहीं करना है, मतलब उपेक्षा नहीं करना है। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक भाषण है विविधता को समझना चाहिए, ये आंसर सही है। नेक्स्ट है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को बच्चों की जो व्यक्तिगत जरूरत होती है उसके अनुसार परिवर्तित करती है। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित कभी भी नहीं होगा, इसे ध्यान रखिएगा, ए पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। व्यवहारवादी ये भी नहीं होगा, अध्यापक केंद्रित ये भी नहीं होगा, विद्यार्थी की प्रगति के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रगतिशील कक्षा में, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो विद्यालय है ये क्या है, विद्यालय द्वितीयक कारक है, ठीक है, द्वितीयक कारक है। प्राथमिक कारक क्या हो जाएगा, आपका परिवार हो जाएगा, आपका परिवार हो जाएगा। द्वितीयक में क्या हो जाएगा, विद्यालय है, दूसरा क्या है, समाज है, समाज है। मीडिया है, ये भी ध्यान रखिएगा, मीडिया है, ठीक है। सामाजिकरण में जो विद्यालय है प्राथमिक कारक नहीं है और इसकी कोई भूमिका नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सामाजिकरण में विद्यालय की भूमिका होती है, कम भूमिका है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। गुणात्मक रूप से जो चिंतन होता है वो वयस्कों की अपेक्षा बालकों में अलग होता है, किसने कहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, जीन पियाजे ने कहा है। इसे आप सभी लोग रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, कौन सी गतिविधि के द्वारा बच्चे अभिप्रेरित होते हैं, जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। देखिए योजना वयस्क द्वारा बनाई जाए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। योजना बच्चों द्वारा बनाई जाए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे अभिप्रेरित हो, तो योजना अर्थपूर्ण होनी चाहिए, सी आंसर यहाँ पर सही है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण हो, बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होनी चाहिए, अध्यापक के लिए नहीं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए, बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में, विद्यालय की भाषा या राज्य भाषा में, शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम से। बच्चे को अनुदेशन उसकी घर की भाषा या उसकी मातृभाषा में देना चाहिए, पहला आंसर यहाँ पर सही है। द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में ये पॉइंट गलत है। विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षक की स्वयं की भाषा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, कविता, गीत एवं मंत्र भी ऐसे तरीके हैं जिनसे बच्चे क्या करते हैं, शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं, यहाँ पर रटते नेगेटिव पॉइंट है, आंसर यहाँ पर गलत है। उच्चारण का अभ्यास करते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, बच्चे उच्चारण का अभ्यास करते हैं। विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, सी आंसर यहाँ पर सही है। शब्द संपदा को बढ़ाते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। पढ़ने संबंधी कठिनाई को क्या कहते हैं, यह डैश का लक्षण हो सकता है। गणना में अक्षमता डिस्कैलकुलिया कहलाती है, लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया कहलाती है, प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है, पढ़ने में अक्षमता, यहाँ पर कहा है पढ़ने एवं समझने में कठिनाई, डी आंसर इसका यहाँ पर सही है, पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रमाणिक सामग्री जहां से आपको प्रमाण मिले, हाँ ये सत्य है, पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, समाचार पत्र, पूरक पुस्तिका, इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। आप किसे भाषा की कक्षा में प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करेंगे, समाचार पत्र।
नेक्स्ट है, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। जो भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार की गई है, इसके सिद्धांत में से एक क्या है? प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जटिल सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर अनुसार होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सामग्री, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि सामग्री किसी भी प्रकार की हो। सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। छोटी तथा सीमित होनी चाहिए, ये भी निगेटिव डायग वर्ड है। ये भी आंसर यहाँ पर गलत है। बी आंसर सही होगा। सिद्धांत में सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से होनी चाहिए स्तर के अनुसार। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका। जो स्कोरिंग मार्गदर्शिका होती है, इसको क्या कहते हैं? रूब्रिक्स कहते हैं, जांच सूची कहते हैं, अनुसूची या विस्तृत सूची कहते हैं, क्रम निर्धारण मापनी कहते हैं। आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को रूब्रिक्स कहते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? निष्पादन परीक्षण द्वारा, निदानात्मक परीक्षण द्वारा, योगात्मक परीक्षण द्वारा या लिखित परीक्षण द्वारा। यहाँ पर कहा गया है कि कमजोरी को पहचानना है। इसका आंसर बी सही है, निदानात्मक परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा का अर्थ में महत्वपूर्ण कारक है? प्रथम भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कारक क्या है? शिक्षक है या विद्यालय है या अवसरों की प्रकृति है या पहचान तथा प्रोत्साहन है? देखिए, बच्चों को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। कौन सा प्रथम भाषा का अर्थ में महत्वपूर्ण है? तो बच्चे को अवसर प्रदान करना चाहिए, अवसरों की प्रकृति। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? क्षेत्रीय भाषा, जहां पर आप रहते हैं क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषता या देश अथवा राज्य की भाषा। देश अथवा राज्य की भाषा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्षेत्र भाषा की लिपि के साथ, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पहला आंसर यहाँ पर सही है कि क्षेत्र में जो भाषा है उसकी वाक विशेषताओं को परिभाषित करता है। मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 और उससे अधिक। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है, 6 से 11 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना या घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना या प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। 5 साल की बच्ची लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत कर सकती है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, डैश बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है? प्राथमिक सामाजिकरण पूछा है। स्कूल है, धार्मिक संस्थान है, जनसंचार के साधन है या परिवार है? प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? परिवार। डी आंसर यहाँ पर सही है। द्वितीय पूछा होता है तो स्कूल हो जाता। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित कर संशोधित करता है, क्या कहलाती है? अपने स्कीमा को रूपांतरित करके संशोधित करता है, ये क्या कहलाती है? अनुकूलन, समायोजन, संरक्षण या केंद्रीकरण। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है, समायोजन। नेक्स्ट है, अफसा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है तितली। आलू के चिप्स को तितली से रिलेट किया है। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी चालक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है? देखिए, संवेदी चालक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। जन्म से लगाकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष होती है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष होती है। 12 से 15 वर्ष होती है। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? संकेत व चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है। चिन्ह व संकेत को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, लेवाइगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? पुरस्कार और सजा पर, वेधन और प्रत्यय स्मरण पर, सहकर्मी बातचीत और पाठ पर, समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग।
इसका सी आंसर सही है, सहकर्मी, बातचीत और पाठ। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया है? लेवाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट है, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक भूमिका या निर्माण करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए, शिक्षक की भूमिका होती है, यहाँ पर नहीं लिखा है, नेगेटिव है, गलत हो जाएगा। एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है। शिक्षक की भूमिका निष्क्रिय होती है, ये भी यहाँ पर गलत है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्ष संस्कृति का निर्माण करता है। बिल्कुल सही है, इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर लिखा है तानाशाह, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। एक संसाधन के रूप में, बाधा के रूप में, कभी भी बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए बहुभाषी कक्षा को। बोझ के रूप में, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। समस्या के रूप में, ये भी गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है, एक संसाधन के रूप में। नेक्स्ट है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यय स्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके या परीक्षा के लिए सीखना। देखिए, परीक्षा के लिए सीखना ये निगेटिव पॉइंट है। आकलन के लिए योगात्मक तरीके, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रत्यय स्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये भी यहाँ पर गलत है। पहला आंसर यहाँ पर सही है, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, निष्क्रिय लिखा है, निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है। बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है, रचनावादी दृष्टिकोण की बात की गई, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, बिल्कुल सही है, इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि यहाँ पर बतानी है कौन सी है, अंतदर्शन विधि है या बहिर्दर्शन विधि है या अवलोकन या प्रयोगीकरण। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या होती है? किसी व्यक्ति या विद्यार्थी के जीवन के बारे में जानकर उसका निष्कर्ष निकालना, लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानकर निष्कर्ष निकालना व्यक्तिनिष्ठ विधि कहलाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला है, विज्ञान है, विद्यात्मक विज्ञान है या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, विद्यात्मक विज्ञान। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो विद्यात्मक विज्ञान है इसमें पूर्ण रूप से ना तो कला है और पूर्ण रूप से ना तो विज्ञान है। कला और विज्ञान दोनों का समावेश क्या है? विद्यात्मक विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया है किसने? जुड ने, राइस एवं कॉर्डमैन ने, विलहेल्म वुंड ने, कोलिंग्स व ड्रेवर ने। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, विलहेल्म ने। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे को कोई भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, बी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि अधिगम की जो प्रक्रिया है इसमें बच्चों को कष्ट होता है। नेक्स्ट है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। जो आपने बच्चे को पढ़ाया है, जो आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, बच्चे वही उतार रहे हैं, वही लिख रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में, बिल्कुल गलत। केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य या आधिकारिक ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को, एड्रीनल ग्रंथि को, अंतःस्रावी ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को। इसका डी आंसर यहाँ पर सही है, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित किया जाता है। अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग।
नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किशोरावस्था में। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना? इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, लिखना। ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म गति कौशल को ही गत्यात्मक कौशल भी कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म गति कौशल कहें या गत्यात्मक कौशल कहें, जो गति होती है इसके द्वारा बच्चे वस्तुओं को उठाना, पकड़ना और जांच परख करना सीखते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया। डी आंसर यहाँ पर सही है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शैशवावस्था में बच्चा तीव्र गति से सीखता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायुमंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है, समायोजन है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। इनका सभी का संबंध मानसिक विकास क्षेत्र से संबंधित है। मानसिक विकास क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से, पैर से, हाथ से या संपूर्ण शरीर से? गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का जो प्रारंभ होता है वह सिर से होता है। पहले बच्चे का सिर बनता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तनाव एवं तूफान की अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। और जो किशोरावस्था होती है इसमें वीर पूजा की भावना भी प्रबल होती है। शैशवावस्था में वीर पूजा की भावना प्रबल होती है। वीर पूजा क्या होती है? किसी महान व्यक्ति को अपना आदर्श बनाना। महान व्यक्ति को अपना आदर्श बनाना वीर पूजा कहलाता है। नेक्स्ट है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? शारीरिक वृद्धि तीव्र किस अवस्था में होती है? आरंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या शिक्षा का? इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, स्वयं के व्यवहार का अध्ययन या दूसरों के व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार विश्लेषण? इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत? इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत नहीं होगा यहाँ पर। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव या आत्मसिद्धि के भाव या जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार? इसका आंसर यहाँ पर डी सही है। किशोरावस्था में बालक दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये बताना है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान या उनके अभिभावकों का व्यवसाय? उनके अभिभावकों का व्यवसाय, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है? उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर या शिशु को मिलाने वाले प्यार तथा अपनत्व पर या उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर या उपरोक्त सभी पर? इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, उपरोक्त सभी पर। जो सामाजिक विकास है वह लोगों के साथ अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, प्यार और अपनत्व पर निर्भर करता है, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है।
नेक्स्ट है, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, बी आंसर यहाँ पर सही है। उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। भारतीय संविधान से परिचित कराकर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 6 माह की आयु से, 12 माह की आयु से, 18 माह की आयु से या 24 माह की आयु से। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, 12 माह की आयु से। नेक्स्ट है, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? यह वैज्ञानिक विधि है, यह विधि बहुत जटिल होती है, यह सरल और सस्ती होती है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। वैज्ञानिक विधि है, सस्ती और सरल होती है, यह कारण पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। इसमें बताया गया है कि ऐसी कौन सी विधि है जो सही नहीं है? बी आंसर यहाँ पर सही है, यह विधि बहुत जटिल है। नेक्स्ट है, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत की व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। किस प्रकार आगे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, या भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, या सिर से पैर की ओर, या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति नर्सिसिज्म कहलाती है। सी आंसर यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, आपके टेट या सुपर टेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पांव की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती या दूरस्थ अंगों तक, पांव से सिर की ओर या दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है, सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या सामान्य से विशेष का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसका आंसर यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है पहले पूरे हाथ को चलाता है, फिर उंगलियों को, फिर एक साथ हाथ और उंगलियों को चलाना सीखता है, तो एक एक करके हो जाएगा। ठीक है, पहले हाथ, फिर उंगलियां, फिर हाथ और उंगलियां एक साथ, एकीकरण का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपके 2017 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से किनका नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो का, गाल्टन का, रॉस का, या वुडवर्थ का। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, गाल्टन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारण है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, या चिंतन पैटर्न। जो जेनेटिक होता है वो आंखों का रंग होता है। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या उत्तर बाल्यावस्था में। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, या सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। सदैव पॉइंट यहाँ पर गलत है, ए पॉइंट यहाँ पर गलत है। सामाजिक मानदंड, अपने जो सामाजिक मानदंड है उनको बनाना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सी आंसर यहाँ पर सही है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? पियाजे का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है, या रॉस का है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ का है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। वुडवर्थ ने कहा है कि संवेगात्मक अवस्था में व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। शैक्षिक अर्थार्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन होगा, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन ये यहाँ पर गलत है, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन ये भी गलत है, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन ये भी गलत है। नेक्स्ट है, पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। समस्या के प्रति कठोर होंगे, या जीवन शैली के प्रति, या संप्रत्यय के प्रति, या वास्तविकता के प्रति।
इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। पूर्वग्राही किशोर या जो किशोरी होते हैं अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों। पहला चरण है संवेदीपेशीय, दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा चरण है स्थूल संक्रियात्मक और चौथा चरण है औपचारिक संक्रियात्मकता की पहचान की गई। किसके द्वारा? हिलगार्ड द्वारा, स्टॉट द्वारा, हडलॉक द्वारा या जीन पियाजे के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान किसने की है? जीन पियाजे ने। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसमें कहा गया है बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। स्वयं में सीमित अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण या शिक्षण से, राष्ट्रीयता से। अधिगम सीखने की जो क्षमता होती है किससे प्रभावित नहीं होती है? राष्ट्रीयता से। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। डी आंसर यहाँ पर सही है, राष्ट्रीयता से। जो सीखने की क्षमता है जो आप सीखते हैं ये प्रभावित हो सकता है किससे? आनुवांशिकता से, वातावरण से, शिक्षण और प्रशिक्षण से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार। देखिए अनुकरण से बच्चा सीखता है, अभिप्रेरणा से बच्चा सीखता है, स्कूल का बस्ता। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्कूल का बस्ता। शिशु के सीखने के लिए स्कूल का बस्ता सहायक नहीं होता है। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। जो स्वकेंद्रित अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अपने सुखों की प्राप्ति हेतु तत्पर रहता है। नेक्स्ट है माँ बाप के साये से बाहर निकले अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था से। पूर्व किशोरावस्था में बालक माता पिता से हटकर एक सांवेगिक स्वतंत्रता कायम करना चाहता है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्पर से। सीखने की जो प्राथमिक मूलभूत नियम है, सीखने के लिए आपको तत्पर रहना होगा। जब आप तत्पर होंगे तभी आप सीख सकते हैं। तो जो प्राथमिक मूलभूत नियम है तत्परता से संबंधित है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। तत्परता का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, ठीक है। और इस अवस्था में मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। सीखने की जो प्रक्रिया है इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है, अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सभी। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा एवं प्रतियोगिता। नेक्स्ट है बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? प्रेरणा की बात यहाँ पर की गई है सीखने के लिए। बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, उपरोक्त सभी। प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की जो व्यक्तित्व होती है उसका आदर करना चाहिए। पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से बालक सीखते हैं, बालकों को प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? किसका अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं ये बताना है। छात्रों में स्वस्थ स्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड, अत्यधिक प्रशंसा। कभी भी बच्चे की अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। अत्यधिक प्रशंसा करने से छात्र के जो अधिगम कार्य है वो अवरुद्ध हो सकते हैं।
नेक्स्ट है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? धनात्मक है, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में जो संबंध होता है धनात्मकता का होता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता दोनों दो अलग अलग संप्रत्यय हैं, लेकिन इसमें जो संबंध होता है धनात्मक होता है। नेक्स्ट है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। देखिए इसमें भी आपकी पैडागोजी है और आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड पे फोकस करना है। कक्षा से बाहर निकाल देना, कभी भी बच्चे को कक्षा से बाहर नहीं निकालना है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत होगा। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। सबसे पहले आपको क्या करना है? छात्रों से बात करनी है। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षण को आपको क्या करना है? रोचक एवं व्यवहारिक बनाना है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे को, ग्रामीण बच्चे को, अध्ययनशील बच्चे को, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। नेक्स्ट है जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके लिए शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो समेकित शिक्षा दी जाती है शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए, शिक्षकों की बात यहाँ पर की गई है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण करने में। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। एक पेंसिल को पकड़ना डैश कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना कौशल का उदाहरण है। देखिए जब आप छोटी गतिविधि करते हैं, कोई छोटी क्रियाएं करते हैं, जैसे पेंसिल को पकड़ना, कोई आप अपनी उंगलियों से प्रयोग करें या आप अपने अंगूठे से प्रयोग करें किसी वस्तु को पकड़ने या छूने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। जबकि फुटबॉल को धकेलना क्या हो जाएगा? सकल गतिक हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। फाइन मोटर के उदाहरण कौन कौन से हैं ये आप सभी लोग लिख लीजिएगा। जो फाइन मोटर होता है इसमें छोटी छोटी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे आप अपनी उंगली का प्रयोग करते हैं, आप अपनी उंगली का प्रयोग करते हैं, अपने अंगूठे का प्रयोग करते हैं। उंगली और अंगूठे का प्रयोग करना, ये क्या हो जाएगा? सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। ये सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। और सकल गतिक में क्या होगा? सकल गतिक में हो जाएगा जिसमें कोई बड़ी गतिविधि हो, ग्रॉस मोटर में कोई बड़ी गतिविधि हो, बड़ी गतिविधि। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। जैसे बड़ी गतिविधि में क्या हो जाएगा? बाजुओं, अपने पैरों का प्रयोग करना। फुटबॉल को मारने के लिए आप अपने पैर का प्रयोग करते हैं, पैरों का प्रयोग करना, टांगों का प्रयोग करना या पूरे शरीर का प्रयोग करना। ठीक है, पूरे शरीर का प्रयोग करना क्या किस में आएगा? ग्रॉस मोटर में आएगा। पूरे शरीर का प्रयोग करना किस में आ जाएगा? बड़ी गतिविधि में आ जाएगा। बड़ी गतिविधि किसके अंतर्गत है? सकल गतिक के अंतर्गत है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विकास के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर निरंतर लिखा है, मतलब कॉन्टिन्यू लिखा है, यहाँ पर कॉन्टिन्यू नहीं होगा, यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यू या डिसकॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। जो सही नहीं है, यहाँ पर कहा गया है कि जो विकास है वो एक निरंतर तरीके से होता है, मतलब यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि सभी बच्चों की जो विकास की दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ये पॉइंट यहाँ पर सही है। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप में होता है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर 2 का ए सही हो जाएगा। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जो विकास है किस पर आधारित है। तो विकास 2 तत्वों पर आधारित होती है। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा वंशानुक्रम। पहला है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा।
विकास के कितने पक्ष होते हैं? तो विकास के 5 पक्ष होते हैं। विकास के 5 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं? पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है सामाजिक, चौथा है नैतिक, और पांचवा है संवेगात्मक। क्या आप सभी को पता है कि विकास के 5 पक्ष हैं, या आप सभी को ये पता है कि विकास के 4 पक्ष हैं? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नैतिक विकास का संबंध किससे संबंधित है? ये भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नैतिक विकास का संबंधित है लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। भाषा विकास का संबंध किससे संबंधित है? भाषा विकास का संबंध किससे संबंधित है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नोम चॉम्स्की से संबंधित है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है डैश और डैश प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं क्या है? तो यहाँ पर थर्ड का आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए, एक परिवार होता है, जो प्राथमिक सामाजिकरण संस्थाएं हैं वो पहला क्या हो जाएगा? परिवार है, और दूसरा क्या है? आस पड़ोस है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतम बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? तो यहाँ पर आपका फोर्थ का आंसर क्या सही हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसे क्या कहेंगे? फॉर्मल ऑपरेशनल, डी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप सभी लोग वर्ष लिख लीजिएगा, कब से कब तक की अवस्था मानी जाती है? तो संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 प्लस है। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है, इस अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व स्थापित कर लेता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा वस्तु स्थायित्व। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक आत्म केंद्रित हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या हो जाता है? आत्म केंद्रित, तार्किक चिंतन करने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करने लगता है? तार्किक चिंतन करने लगता है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, चिंतन करने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करने लगता है? अमूर्त तार्किक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमूर्त है। औपचारिक में क्या हो जाएगा? अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है या प्रारंभ कर देता है, अमूर्त तार्किक चिंतन। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा वर्णित किया गया है? फिफ्थ का आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ZPD निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है लेवाइगोत्स्की से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? सामाजिक संरचनावाद पर किसने जोर दिया है, ये बताना है। तो 6 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? लेवाइगोत्स्की। किस पर? सामाजिक संरचनावाद पर किसने जोर दिया है? लेवाइगोत्स्की ने जोर दिया है। सी आंसर यहाँ पर सही है। लेवाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेवाइगोत्स्की का कहना है कि जो बालक है वो समाज में रहकर सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा या अंतःक्रिया के माध्यम से अनुकरण करके सीखता है, ठीक है, अनुकरण करके सीखता है।
नेक्स्ट है करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश कक्षा की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, प्रगतिशील। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, करके सीखना, प्रोग्रेसिव। बी आंसर यहाँ पर सही है। प्रगतिशील शिक्षा प्रगतिशील कक्षा का ही एक भाग है। प्रगतिशील कक्षा का ही एक भाग है जिसमें बालक बिना रटे ज्ञान को प्राप्त करे। रटे बिना ज्ञान को प्राप्त करे, उसको क्या कहते हैं, प्रगतिशील कक्षा। नेक्स्ट है राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास 10 प्रकार की बुद्धि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो नृत्य करती है मतलब बॉडी मूवमेंट कर रही है, तो बॉडी से संबंधित हो जाएगा। ना याद रहे तो आप लोगों को याद रहेगा शारीरिक गतिक संवेदी। सी आंसर यहाँ पर सही है। शारीरिक गतिक संवेदी में यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यदि अभिनेता लिखा हो तो क्या किस में आएगा, शारीरिक गतिक संवेदी में आएगा। खिलाड़ी ये भी किस में आ जाएगा, ये भी शारीरिक गतिक संवेदी में आएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट लिखे दे रहे हैं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा या आप लोग याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। मूर्तिकार है, वस्तुकार, मैकेनिक, ये सभी पॉइंट लिखे हो तो किसमें आ जाएगा, शारीरिक गतिक संवेदी में आ जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर की बच्चों की शिक्षा के लिए डैश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा के लिए किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, मातृभाषा को। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। विदेशी भाषा नहीं होगी और आपकी इंग्लिश जो है सेकेंडरी लैंग्वेज है, ठीक है, द्वितीय भाषा है। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, केवल सांकेतिक भाषा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है, मदर टंग। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये किसको बढ़ावा देती है, तो बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है, बिल्कुल शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है। यहाँ पर रूढ़िवादिता को कौन दर्शा रहा है, लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। हमेशा लड़कियां कोमल होती हैं और भावुक होती हैं, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो लिंग रूढ़िवादिता को कौन दर्शा रहा है, लड़कियों का जो व्यवहार है उनका कोमल और भावुक, ये दर्शा रहा है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। लड़के और लड़कियां दोनों खेल में अच्छा करने की सक्षमता है, बिल्कुल लड़के और लड़कियां दोनों खेल में अच्छा कर सकते हैं। लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर तीनों पॉजिटिव हैं। जो लिंग रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है वो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। आप सभी को पता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दूसरे प्रकार से पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास का जो यह सिद्धांत है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मस्तकाधोमुखी विकास, मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेफेलोकोडल कहते हैं, सेफेलोकोडल कहते हैं। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, सेफेलोकोडल कहते हैं। इंग्लिश में किस प्रकार से इसे लिखेंगे तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, सेफेलोकोडल कहते हैं, सेफेलोकोडल कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। सेफेलोकोडल के नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मस्तकाधोमुखी विकास नहीं लिखा था, हिंदी है ये, इंग्लिश में लिखा हुआ था सेफेलोकोडल। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है, संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा, तो उत्पन्न होता है, असंतुलन उत्पन्न होता है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, अभी आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखा है, तो आप सभी लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं, किस
अवस्था से, तो यहाँ पर अवस्था हो जाएगी संवेदी गामक। ठीक है, यहाँ पर अवस्था हो जाएगी संवेदी गामक। और संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष मानी जाती है, 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 2 से 7 वर्ष मानी जाती है, 2 से 7 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है 7 से 11 से ऊपर। ठीक है, यहाँ 11 से ऊपर, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? 14 का आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? लेव वाइगोत्स्की किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। जेडपीडी का सिद्धांत क्या कहता है? जेडपीडी में दूसरे से हेल्प लेना, ठीक है, दूसरे से मदद लेना, जबकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि अवरोध पैदा करता है, और यहाँ पर कहा गया है कि बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीख सकते हैं, बिना किसी सहयोग से। यहाँ पर पृथकीकरण की बात की गई है, पृथक की बात की गई है, जो यहाँ पर गलत हो जाएगा। 15 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? 15 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? कौन समुन्नत करती है? सहभागी अधिगम, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? तो बाधक यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कहा गया है स्थिरता। ठीक है, यहाँ पर फिक्स्डनेस कहा गया है, तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, फंक्शनल फिक्स्डनेस, प्रकार्यात्मक स्थिरता। नेक्स्ट है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? यहाँ पर बचने की बात की गई है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है निष्क्रिय। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है निष्क्रिय। हिंदी में ध्यान रखिएगा, ये टैग वर्ड है, कहीं पर भी निष्क्रिय आ जाए तो निगेटिव हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। उनके पूर्व ज्ञान से संबद्धता जोड़ेंगे, पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा। ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे, ये भी सही है। उन अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आपको बचना किससे है? निष्क्रिय रूप से दोहराने के लिए कहने से। नेक्स्ट है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? निराशा की भावना। नेक्स्ट है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। आप सभी को पता है कि जो विकास की दर है प्रत्येक बच्चे की अलग अलग होती है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। विकास यहाँ पर कहा गया है कि क्रम से होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका एक हाथ बढ़ गया है, एक पैर बढ़ गया है, तो विकास क्रम से होता है, और विकास चहुमुखी होता है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। यहाँ पर एक मात्र लिखा है, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आनुवंशिकता है, और दूसरा क्या है? वातावरण भी है। ठीक है, दूसरा है वातावरण। विकास निरंतर रूप से होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? 20 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर कहा गया है बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। अब यहाँ पर आप कैसे ध्यान रखेंगे? मान लीजिए यहाँ पे कुछ और लिखा हो, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संज्ञान किससे से संबंधित है? संज्ञान संबंधित है मानसिक क्रिया से। संज्ञान संबंधित है मानसिक क्रिया या प्रक्रिया से संबंधित है। मानसिक प्रक्रिया से आप सभी को पता है, आप कोई जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, किसी समस्या का हल प्राप्त कर लेते हैं। हल प्राप्त करना, ये क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगा। चिंतन एवं तर्क करना, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? ये भी आ जाएगा संज्ञानात्मक के अंतर्गत। चिंतन व तर्क करना संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगा। दो वस्तुओं के बीच विभेद करना, ये भी किस में आ जाएगा? संज्ञानात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? निरंतर खोज करने में लगा रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संतुलन। ठीक है, किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए? तो संतुलन को प्राप्त करने के लिए
लगातार निरंतर खोज करने में लगा रहता है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने 4 कारकों की पहचान की है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 4 कारकों की पहचान की है, जिसमें पहला क्या है, जैविक परिपक्वता है। पहला है जैविक परिपक्वता, नोट करते हुए चलिएगा आप सभी लोग। इसके बाद में हो जाएगा सक्रिय अन्वेषण। इसके बाद में सक्रिय अन्वेषण। थर्ड पॉइंट हो जाएगा सामाजिक अनुभव। थर्ड पॉइंट है सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव। फोर्थ पॉइंट है संतुलन। फोर्थ पॉइंट है संतुलन। तो ये चारों पॉइंट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। असंतुलन में क्या हो जाएगा, असंतुलन में असहज। असंतुलन में बालक क्या हो जाएगा, असहज हो जाएगा। नेक्स्ट है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है ये कब से कब तक मानी जाती है, ये 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है, 2 से 7 वर्ष। ठीक है। इसके बाद में हो जाएगा मूर्त। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है, 7 से 11 वर्ष। ठीक है, 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 प्लस। ठीक है, 11 से ऊपर। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। यहाँ पर ऐच्छिक होगा, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐच्छिक होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कहा गया है अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब यहाँ पर सहज। तो सहज किस में आ जाएगा, संवेदी गत्यात्मक में आ जाएगा। यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, संवेदी गत्यात्मक। संवेदी गत्यात्मक में जो बच्चे होते हैं इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस वर्ष तक या किस दिन तक या किस अवस्था में बालक सहज क्रियाएं करते हैं। तो जन्म से 30 दिन तक, जन्म से 30 दिन तक की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करते हैं, जन्म से 30 दिन की अवस्था में। नेक्स्ट है हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए। पैसा किसे चुराना चाहिए, हेंज को पैसे चुराने की बात की गई है क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। नैतिकता तर्क के किसी स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत और चाहतों के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा बी, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। जब बालक को कोई जरूरत होती है तो वो कोई ना कोई चीज चुरा लेता है। और यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता स्तर पर बच्चे सही और गलत का जो फैसला होता है वो अपनी व्यक्तिगत जरूरत और चाहतों के आधार पर करते हैं। जब व्यक्तिगत चाहत और जरूरत के आधार पर कोई फैसला किया जाए तो क्या हो जाएगा, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है लेविगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है। आप सभी को पता है सोशियो कल्चर है, सामाजिक सांस्कृतिक। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। लेविगोत्स्की किससे संबंधित है, लेविगोत्स्की संबंधित है जेडपीडी से। ठीक है, इससे संबंधित है और इसको क्या कहा जाता है, निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। निकट विकास का क्षेत्र किसे कहा जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। सामाजिक सांस्कृतिक को जेडपीडी कहा जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, निकट विकास का क्षेत्र। तो